तो देखिए PYQ सीरीज में अब हमारे पास है एक नया क्वेश्चन जो कि दिल्ली 2011 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में हमारे को दो डाइपोल, इलेक्ट्रिकल डाइपोल गिवन थे, AB एंड CD। ठीक है, अब इन दोनों को 120 डिग्री के एंगल पे रखा गया था, जैसा कि फिगर में हमने देख लिया है। पहला क्वेश्चन है कि हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है इस कॉम्बिनेशन का। इस तरह क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक सेंस होना चाहिए डाइपोल की डायरेक्शन का, क्योंकि ये एक नॉर्मल तरीके से ये वेक्टर का क्वेश्चन ही है, वेक्टर के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, या फिर बाय एनालिसिस या फिर बाय कन्वेंशन हमें क्या डाइपोल की डायरेक्शन गिवन होती है। तो उसे थोड़ा सा रिविजिट करते हैं। अगर बेटा -q और +q चार्ज इस तरीके से रखे गए हैं तो डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होती है, -2 सेम लॉजिक से अगर मैं कहूँ प्लस चार्ज को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और माइनस चार्ज इधर हो जाता है, तो इस केस में जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे माइनस से प्लस ही डायरेक्शन में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये सेंस है तभी आप इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज है ये वेक्टर एडिशन का ही, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल का कंसेप्ट भी है। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं इस लॉजिक के साथ। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे जब हम CD वाले डाइपोल की बात करते हैं तो D पे नेगेटिव चार्ज है और C के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी इस डाइपोल की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। एक डाइपोल हो गया आपके पास ये। इसके बाद अगर हम आगे देखें AB वाले डाइपोल को, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे एक डाइपोल यहाँ पे भी बना लेंगे। दोनों डाइपोल के जो डाइपोल मोमेंट है उनका मैग्नीट्यूड P ही है। ठीक है, तो हमें लेंथ में भी कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सेम लेंथ के हम बना सकते हैं। अब वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए हमें पता है यूजुअली क्या किया जाता है कि दोनों वेक्टर को हम फिगर से आइसोलेट कर लेते हैं ताकि हम इनको टेल टू टेल कनेक्ट कर सके। तो देखिए ये AB वाला डाइपोल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका P ही है, और ये वाला जो डाइपोल है आपका DC हम इसे बोलेंगे, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये आपका AB और इस तरफ से मैं अगर DC लिख देता हूँ तो अब ये वाला डाइपोल भी आपका P ही है। अब देखो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल कहता था कि अगर आप इस वाले वेक्टर को उठा के इसके हेड पे लगाएंगे तो लगभग मैं इसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, सॉरी इस तरीके से स्ट्रेट बनाना पड़ेगा बिकॉज वो बिल्कुल स्ट्रेट है। और तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा जब आप इनिशियली जो टेल थी उससे फाइनल जो आपका हेड था इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रिजल्टेंट। अब मैंने इसको P अभी नहीं लिखना है, अभी मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा तब मैं लिखूंगा। ये हमने ग्राफिकली क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया। क्वेश्चन आपसे यही चाहता है कि आप ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इसे फाइंड करें। ठीक है, तो हमने वहां पे डायग्राम वाइज देख लिया। अब हमें सॉल्यूशन पे जाना है। सॉल्यूशन बनाते टाइम हमें डायग्राम हमेशा सपोर्ट में बनाना ही है बेटा। तो देखो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब हमें रिजल्टेंट बनाना है, तो हम सबसे पहले यूजिंग वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर्मूला जो होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे आपको कोई भी P² लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज अभी आप बता रहे हैं कि मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल भी आपको गिवन है, 120 डिग्री है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आपने रिजल्टेंट आप P भी लिख सकते हैं या फिर आप P नेट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपके केस में आप नेट डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। अब दोनों ही डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो P ही है, तो A² की जगह भी P² आएगा, B² की जगह भी P² आएगा, 2A की जगह फिर P, B की जगह फिर P और cos 120 डिग्री। हमने पिछले PYQ में भी देखा था कि sin 120, cos 120 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। आपको सॉल्व करने के इसके नंबर होते नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप याद करके रखें। जैसे cos 120 डिग्री -½ होता है तो हमें करना आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका P² + P² + 2P² और यहाँ पे बेटा cos 120 की जगह -½ ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसे, नेक्स्ट लाइन में देखो P² + P² और ये -½ से 2 कट जाएगा पहले और ये -P² बचेगा। तो बेसिकली हुआ क्या, ये वाला P² और यहाँ पे पूरा बचा -P², तो यहाँ पे सिर्फ P² ही आएगा।
और यहाँ पे पी नेट आपका जो हो गया वो √p² हो गया, जिसको हम नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट p आया उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल पा रहे हैं अभी सिर्फ, तो p नेट आ गया आपका p। ठीक है, यानी कि हुआ ये कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, ठीक है, 120 डिग्री आपस में एंगल बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं वेक्टर्स के बराबर आता है। ऑल्दो ये कॉमन केस है, एक वेक्टर जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें वेक्टर्स में एक कॉमन केस होता है जो लर्न भी कर ले जाता है फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस, बट फॉर सीबीएसई एग्जाम्स लर्न करने से हमें सिर्फ आंसर लास्ट में चेक करने में आसानी होगी, पेपर में आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पेपर में हमेशा इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी स्टैंडर्ड बात पर दोबारा कि हमसे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पूछा था। यूजुअली स्टूडेंट इसे यहीं तक छोड़ देते हैं, बट हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी क्वेश्चन में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ डाइपोल है, कभी किसी टॉपिक में फोर्स हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, आप अपने आप ही वेक्टर क्वांटिटी को देखते हुए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जरूर निकालें। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्शन निकालने के दो तरीके हैं। आप डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे, बेसिकली आप कहना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब आप ये बताना चाहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट आया जिसका मैग्नीट्यूड भी p है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पहला तरीका है कि आप स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वेक्टर के डायरेक्शन निकालने का, जो कि रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मैं इस एंगल को मार्क कर दूं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे इसे लिख देता हूँ, ये वाला एंगल अल्फ़ा और ये वाला एंगल बीटा। ठीक है, तो अब मैं tan अल्फ़ा का अगर मैं फॉर्मूला लूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है बेटा, जिसको हम अल्फ़ा मानते हैं उसके सेकेंडरी दूसरा वेक्टर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हम इसे अप्लाई कर लेते हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट निकाल देते हैं। तो आपका tan अल्फ़ा हो गया, b भी आपका p ही वेक्टर है, साइन 1 थीटा वही होगा 120 डिग्री, तो साइन थीटा 120 डिग्री का मतलब √3/2। अगेन ये वाला a वेक्टर भी p ही है, ये भी p है, और अगेन cos 120 डिग्री -½ होगा। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बताऊँगा कि एक और तरीका था जिससे आप इस वाले पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो देखो यहाँ पे हो गया p √3/2 डिवाइडेड बाय p, और ये cos 120 डिग्री बेटा -½ होता है, तो p माइनस p/2, तो ये p/2 हुआ, और p/2 होने से ये 2 से 2 कट गया, p से p कट गया, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √3, दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री। ठीक है, 10 के टेबल में tan 60 डिग्री ही √3 होता है। अब मैंने ये इतना जल्दी क्यों किया, देखिए ये टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन की वेटेज पे। यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा वेटेज में मार खा गया, क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का था। अब यूजुअली बच्चे इसको करते टाइम अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा देर लगा देंगे लिखने में, तो उस वक्त पे आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने देखा ये एक स्टैंडर्ड केस था, दोनों वेक्टर p थे, तो 120 डिग्री एंगल था, जो रिजल्टेंट आया वो भी p आ गया, तो यहाँ पर एक लाइन से भी काम चलाया जा सकता था। वैसे मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप हमेशा इसे फॉलो करें, चाहे इसे शॉर्टकट में कर दें जैसे मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन हमेशा डायरेक्शन जरूर निकालें। अब दूसरा तरीका क्या था, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन, बाय सिमेट्री the resultant p net, ठीक है, makes an angle 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो tan अल्फ़ा आपने 60 निकाला है ना, तो देखो अल्फ़ा एंगल ये वाला है, ये अल्फ़ा एंगल ए बी डी वाला था, जो कि y एक्सिस भी थी, ए डी नहीं, एक्चुअली में ए बी वाला था, हाँ ए बी वाला, जो कि y एक्सिस भी थी, तो हम बोल सकते हैं कि 60 डिग्री विद y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस, अगेन आप चाहते हैं x एक्सिस से, तो जब आप tan बीटा निकालेंगे बेटा वो भी 60 आएगा, बिकॉज इंटीरियर उनके बीच का एंगल 120 ही था। 60 अगर एक के साथ बनाता है तो 60 दूसरे के साथ भी बनाएगा। तो ये दूसरा अप्रोच हो गया आपके आंसर को लिखने का। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके सिर्फ मिलेंगे 1 मार्क्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, इन सबको मिटा लेता हूँ, तो हमने कर लिया है। दूसरा है
अगर यही सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी, ठीक है, सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ होगी, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो भी चीज बतानी होती है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं इसे फिलहाल रब कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब आपको पता चल गया है कि इस फिगर को ऐसे ना देख के आप सिर्फ ऐसे देख सकते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट है P, जो कि 60 डिग्री अगर बेटा y एक्सिस के साथ बना रहा था तो ऑटोमेटिकली x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको सारी की सारी x डायरेक्शन में, ठीक है, ये सारी x डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये सब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ E। अब उसने बोला है टॉर्क भी कैलकुलेट करिए और टॉर्क की डायरेक्शन भी कैलकुलेट करिए। तो देखिए टॉर्क का सबसे पहले फॉर्मूला, अब मैं इस फिगर को यहाँ तक रख रहा हूँ और मैं वो बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू पी नेट क्रॉस ई, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और जो डाइपोल है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर के बीच का ही एंगल लिखा जाता है। तो इस बार हमें एंगल पता है कि P और E के बीच में 30 डिग्री, और मैग्नीट्यूड कितना था P का, नेट का मैग्नीट्यूड तो P ही था। अब क्रॉस E का मैग्नीट्यूड E गिवन है साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका PE, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो बेसिकली टॉर्क हो गई आपकी, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो आपने निकाल दिया, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया आपका PE/2। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो बेटा डायरेक्शन कैसे निकलेगी। देखो वेक्टर क्वांटिटी में जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है डायरेक्शन निकलती है कुछ इस तरीके से, राइट हैंड रूल। देखो P क्रॉस E करना है तो आपका राइट हैंड आपने इस्तेमाल करना है, P की तरफ आपने अपना पूरा हैंड को ऐसे फिंगर्स को ले जाइए, और E कहाँ पर है, E है इस तरीके से, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो P क्रॉस E करना है, तो P से E की तरफ मैंने उंगलियां मोड़ी तो देखो मेरा अंगूठा कहाँ गया, अंदर, ठीक है। आप लोग भी ऐसे करके देखिए, अंगूठा जाएगा अंदर, सीधे हाथ से करना है, फिंगर्स को P की तरफ, E की तरफ गए, इनसाइड गया। तो अब हमारे दो आंसर हो सकते हैं यहाँ पे लिखने का, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन बतानी थी ना, इनसाइड द प्लेन, और दूसरा मेरा आंसर हो सकता है कि मैं ऐसे लिख दूं परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है वो उन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो आप दोनों मिला के भी लिख सकते हैं और इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए पूरे क्वेश्चन को कि कैसे जितना क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उतना हमें अटेम्प्ट करना है। खास जो इसमें ध्यान देने वाली बात थी वो थी कि अगर आपसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पूछी जाती है तो आप उसके रिजल्टेंट जब आपसे बोला गया है तो आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।